नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो एनसीईआरटी जो बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं, ये हिस्ट्री का आपको मिलेगा और ये कौन सा सेशन होगा? ये फोर्थ सेशन होगा। ठीक है, 3 सेशन इससे पहले कर चुके हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को हम लेते हैं यहाँ पे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज अशोका वाज द फर्स्ट किंग टू यूज रॉक एडिक्ट टू कन्वे हिज मैसेज टू पब्लिक। स्टेटमेंट 2 इज अशोका रॉक एडिक्ट्स were written only in Sanskrit language, and statement 3 is Ashoka appointed official called Dhamma Mahamatra to propagate his religion, जिसको कहते हैं धम्म। ठीक है, which of the following statement is correct? तो अशोक के शिलालेख केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं लिखे गए, वो पाली भाषा और अरामाइक इन सारी सब चीज़ों में लिखे भी गए हैं ना। तो केवल 1 और 3 करेक्ट होगा। 1 और 3 का तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1 और 3 सही होगा, दूसरा जो है वो गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन कोई मिले ही नहीं इसमें। तो अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने विचारों और आदेशों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों पर और स्तंभों पर लेख लिखवाए, और ये पूरे मौर्य साम्राज्य में पाए गए हैं। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, न कि संस्कृत में। और संस्कृत शाही दरबार में प्रयुक्त होती थी, लेकिन आम लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो भी प्राकृत या पाली लैंग्वेज में ही दिए। तीसरा फिर सही है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके अशोक के संदेश को सुनाते थे, विशेषकर उन लोगों के लिए जो पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये अशोक रॉक्स एडिक्ट वर रिटन ओनली इन संस्कृत लैंग्वेज, ये रॉन्ग होगा। बाकी 1 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक की प्रसिद्धि किस कारण से थी? उसके द्वारा जीते गए युद्धों के कारण, मौर्य वंश की स्थापना करने के कारण, उसके धम्म और दया के सिद्धांतों के कारण, और विदेशों में जीते युद्ध के जीतने के कारण। तो बेसिक सा कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो बिकॉज ऑफ हिज प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म एंड दया, इसी की वजह से अशोक फेमस है, इसीलिए उनको महान कहा जाता है, महान अशोक, है ना। तो अशोक को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर अहिंसा और जन कल्याण का मार्ग अपनाया था। इसी वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड काशी। तो पाटलिपुत्र जो थी वो मौर्य एम्पायर का पूरा कैपिटल था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको कि अभी हम पटना कहते हैं, और जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अशोक के धम्म में किसी विशेष देवी देवता की पूजा शामिल थी। दूसरा कथन है, अशोक के धम्म का उद्देश्य लोगों के बीच नैतिक जीवन के सिद्धांतों को फैलाना था। और तीसरा जो कथन है कि अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता है। तो तीसरा सही है, दूसरा सही है, पहला नहीं है। ऐसा नहीं है, धम्म में थोड़ा सा जो अशोक का धम्म था वो बेसिकली बहुत ज़्यादा सोशल था। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होंगे। तो अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा नहीं थी, और न ही बलि जैसी धार्मिक क्रियाओं को बढ़ावा दिया गया था। दूसरा कथन है कि धम्म का उद्देश्य था अहिंसा, सह अस्तित्व, पारिवारिक मेल मिलाप और सामाजिक नैतिकता को बढ़ावा देना। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो देश भर में घूमकर लोगों को धम्म के सिद्धांत के बारे में समझाते थे। इसी वजह से केवल 2-3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज चाणक्य अर्थशास्त्र वाज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर गवर्नेंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। स्टेटमेंट 2 इज द मौर्य एम्पायर आल्सो यूज्ड एस्पिनोज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एंड स्टेटमेंट 3 इज अर्थशास्त्र इज रिलीजियस टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो अर्थशास्त्र बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं, वो तो राजनीति शास्त्र से रिलेटेड बुक है ना। तो केवल 1 और 2 सही होगा। तो अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया था, जिसको कि विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजनीतिक और प्रशासनिक ग्रंथ था। मौर्य शासन में जासूसी तंत्र महत्वपूर्ण था, जिससे सम्राट को दूर दराज की खबरें मिलती थी। और अर्थशास्त्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, बल्कि यह राज्य प्रबंधन पर आधारित था। तो केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध जीतने के बजाय धम्म के प्रचार पर ध्यान दिया। दूसरा कथन, अशोक ने युद्ध के बाद भी अपने सैनिकों को अन्य राज्यों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और कलिंग युद्ध के समय अशोक बिंदुसार के शासनकाल में सेनापति था। तो ऐसा तो नहीं है, और ये भी नहीं है, केवल 1 सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। तो कलिंग युद्ध की हिंसा देखकर अशोक को गहरी पीड़ा हुई, और उसने युद्ध छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। धम्म का मतलब धर्म। ठीक है, पाली लैंग्वेज में धर्म को धम्म कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया, और वह इतिहास में ऐसा राजा बना जिसने विजय के बाद युद्ध छोड़ा।
कलिंग युद्ध के समय अशोक स्वयं सम्राट था, बिंदुसार का जो शासन था वो पहले था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का एक प्रमुख शहर था जहां व्यापार और शिक्षा का विकास हुआ। उज्जैन दक्षिण भारत की राजधानी था जहां से अशोक ने शासन किया। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें? तो उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम द अशोका रूल्स, तो ये गलत है, केवल 1 और 3 सही होगा। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक प्रमुख व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र था। उज्जैन दक्षिण भारत की राजधानी नहीं थी, बल्कि यह मध्य भारत का एक प्रांतीय प्रशासनिक केंद्र था। अशोक के टाइम में 5 राज्य थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से राज्य थे, उनका नाम क्या है और उनकी राजधानी क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैच करने के लिए। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। तो जो स्टेटमेंट 3 है वो सही होगा। ओनली 1 एंड 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने अपने शिलालेखों को केवल पढ़े लिखे लोगों से बनवाया था। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि अशोक ने आदेश दिया था कि शिलालेखों को उन लोगों के लिए पढ़कर सुनाया जाए जो पढ़ नहीं सकते हैं, और अशोक के संदेश केवल भारत के भीतर ही सीमित थे। तो आदेश तो अशोक ने दिया था, उसने ऑर्डर्ड किया था कि मतलब ऐसे पीपल हु कुड नॉट बी रीड, तो उनको रीड करके अलाउड पढ़ाया जाए, उनको काफ़ी बोल के पढ़ाया जाए, उनको सुनाया जाए सही से, जो अनपढ़ हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं। तो केवल दूसरा सही होगा, बाकी 1 और 3 यहाँ पे गलत होगा। तो अशोक के शिलालेख सभी लोगों के लिए थे, इसलिए उन्हें आम जो भाषा थी उस समय की, प्राकृत, उसमें लिखवाया गया था। और अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए थे कि वो अनपढ़ों को शिलालेख पढ़कर सुनाएं। और अशोक ने अपने संदेशों को श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस जैसे देशों में भेजा। यह केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला इसमें कथन दिया गया कि मौर्य शासकों ने व्यापार मार्गों और नदियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया। दूसरा कथन है, मौर्य काल में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में व्यापार, कर व्यवस्था और प्रशासन के नियम दिए गए थे। मौर्य साम्राज्य में केवल उत्तर भारत में व्यापार होता था। तो कौन सा सही है? तो मौर्य साम्राज्य में केवल उत्तरी भारत में व्यापार होता था, दक्षिण भारत में व्यापार नहीं होता था। ऐसा तो सही नहीं है, केवल 1 और 2 सही होगा यहाँ पे। तो मौर्य शासकों ने व्यापार मार्गों, खासकर सड़क और नदी मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान दिया था ताकि व्यापार बाधित न हो। और दूसरा कथन है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र प्रशासन, नीति, कर संग्रह और व्यापार पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। मौर्य काल में व्यापार उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में सक्रिय था, जैसे कि उज्जैन, ताम्रलिप्ति आदि से। ठीक है, तो केवल बी यहाँ पे करेक्ट होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला कथन, अशोक के धम्म का उद्देश्य केवल बौद्ध धर्म का प्रचार था। दूसरा कथन, अशोक ने सभी जीवों के प्रति करुणा और सह अस्तित्व की भावना का प्रचार किया। अशोक ने केवल भारत में धम्म का प्रचार किया, अन्य देशों में नहीं किया। तो देखिए, अशोक का जो धम्म था वो केवल बौद्ध धर्म नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो केवल आप ये कहिए कि बौद्ध धर्म ही जो है वो धम्म है अशोक का, ऐसा नहीं। उसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें इनबिल्ट की गई थी अशोक के द्वारा, जो कि सामाजिक रूप से सही चीजें हैं, और उनको मानना चाहिए लोगों को कि किसी भी आदमी के समाज के प्रति कर्तव्य क्या हो सकते हैं, वो अशोक का धम्म है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 सही होगा। तो अशोक का धर्म किसी धर्म तक सीमित नहीं था, यह सामाजिक और नैतिक सुधार पर आधारित था। अशोक ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का संदेश दिया। अशोक ने धम्म का प्रचार श्रीलंका, सीरिया, मिस्र जैसे देशों में भी किया। इसीलिए 1 और 3 गलत होगा, केवल 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धम्म महामात्र का कार्य कर संग्रह करना था। ठीक है, दूसरा कथन है, धम्म महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे। और तीसरा कथन है, ये अधिकारी लोगों को धम्म के सिद्धांत समझाते थे और समाज में नैतिकता फैलाते थे। तो धम्म महामात्र का जो कार्य था वो उनको धर्म के बारे में जागरूक करना, जो अशोक का धम्म था उसके प्रति जागरूक करना, उसको बताना और सारी चीजें करना। कर संग्रह करना ये नहीं था उनका, केवल 2 और 3 सही होगा यहाँ पे। तो धम्म महामात्र का कार्य जो था वो कर संग्रह नहीं, बल्कि धम्म के प्रचार और सामाजिक नैतिकता पर था। और ये अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किए गए थे। ये अधिकारी स्थान स्थान पर जाकर लोगों को नैतिकता और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाते थे। केवल 2 और 3 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द बाउंड्रीज ऑफ द मौर्य एम्पायर was limited to the Gangetic Plain only. Statement 2 is during Ashoka time the empire also includes part of Afghanistan and Pakistan. And statement 3 is different language and cultures were found in the empire. Which of the following statement is correct? तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं केवल गंगा के मैदान तक तो सीमित नहीं थी। ठीक है,
जब यहाँ दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का वो फैला हुआ था, तो ये कैसे हो सकता है स्टेटमेंट वन करेक्ट? ठीक है, तो ओनली 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं गंगा के मैदानों से कहीं अधिक विस्तृत थी, और अशोक के शासनकाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हिस्से थे वो साम्राज्य में अशोक के शामिल थे, और साम्राज्य में प्राकृत, संस्कृत जैसे विभिन्न भाषाएं और विविध संस्कृतियां रहती थी। तो केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तुओं को कर कहते थे। श्रद्धा से दी जाने वाली वस्तुएं प्रायः उपहार या भेंट होती थी, और भेंट कर की तरह नियमित रूप से नहीं ली जाती थी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखिए, श्रद्धा से जो चीजें दी जाती थी उनको कर नहीं कहा जाता था, तो उनको उपहार या भेंट समझा जाता था। तो केवल 2 और 3 सही होगा, और भेंट जो है वो कर की तरह नियमित रूप से नहीं ली जाती थी। श्रद्धा से दी गई वस्तुएं भेंट कहलाती थी। ऐसी वस्तुएं आमतौर पर राजा को श्रद्धा या दबाव में दी जाती थी, और भेंट अनियमित रूप से दी जाती थी, कर की तरह नियमित नहीं होती थी। तो ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सम्राट को पूरे साम्राज्य का नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिकारियों और जासूसों की सहायता लेनी पड़ती थी। पाटलिपुत्र में सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, जबकि दूरस्थ प्रांतों में राजकुमार या राज्यपाल शासन करते थे। दूरस्थ प्रांतों में सम्राट का कोई प्रभाव नहीं होता था। तो ऐसा कैसे है कि जो एम्परर है उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं हो रहा है, अलग जो प्रोविजन है ना, या अलग जो प्रोविनेंस है? तो तीसरा गलत होगा, 1 और 2 ही सही होगा। तो सम्राट को प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों, दूतों और जासूसों की मदद लेनी पड़ती थी। पाटलिपुत्र में सम्राट का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, जबकि तक्षशिला और उज्जैन जैसे प्रांतों में राज्यपाल या राजकुमार शासन करते थे, और दूरस्थ क्षेत्रों में सम्राट का प्रभाव बना रहता था, भले ही वहां स्थानीय शासन चलता हो। ठीक, तो तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कलिंग युद्ध के समय अशोक ने विजय प्राप्त की, परंतु रक्तपात से व्यथित हो उठा। दूसरा कथन है, अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात कभी युद्ध नहीं किया, और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म प्रचार छोड़ दिया और फिर से साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान देने लगा। केवल 1 और 2 सही होगा। कलिंग युद्ध में हुई हत्या और विनाश ने अशोक को भीतर से हिला दिया था। 2 है, इसके बाद अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया, और यह इतिहास की एक अनोखी मिसाल है। अशोक ने युद्ध नहीं बल्कि धम्म प्रचार आरंभ किया था, साम्राज्य विस्तार नहीं किया। तो केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की गूढ़ दार्शनिक अवधारणाओं का वर्णन है। दूसरा कथन है, शिलालेखों में व्यवहारिक नैतिकता और सामाजिक सद्भाव पर बल दिया गया है। और तीसरा कथन है, शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता और करुणा का का संदेश प्रमुख है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की गूढ़ दार्शनिक अवधारणाओं का वर्णन नहीं है, वो अलग ही है, मतलब बौद्ध धर्म से अलग है अशोक का धम्म। ठीक है, केवल 2 और 3। अभी हम जो अपना एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारांश कर रहे हैं, उसमें हम मौर्य साम्राज्य में देखेंगे कि अशोक का जो एक्चुअल धम्म है वो क्या है, और बौद्ध धर्म हमने अभी किया है पहले, उसमें दोनों में आप अंतर समझ पाएंगे कि अशोक के धम्म में और बौद्ध धर्म में बेसिक डिफरेंस क्या थी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में दार्शनिक बौद्ध सिद्धांतों की चर्चा नहीं बल्कि सामान्य जीवन के मूल्यों की बात होती है, और शिलालेखों में धार्मिक सहिष्णुता, करुणा, पशु हिंसा, त्याग और नैतिक जीवन को अपनाने का संदेश दिया गया है। केवल 2 और 3 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्राज्य के भीतर सभी लोगों द्वारा संस्कृत बोली जाती थी, सामान्य जनता की भाषा प्राकृत थी, और राजकीय आदेशों और शिलालेखों के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। तो जाहिर सी बात है, जो संस्कृत थी वो जो काफ़ी बड़े लोग थे या जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। सभी लोग जो नहीं है वो पाली भाषा या प्राकृत भाषा ही बोलते थे। केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। तो पूरे साम्राज्य में संस्कृत नहीं बल्कि प्राकृत, तमिल, ग्रीक आदि भाषाएं बोली जाती थी, और आम लोगों की जो भाषा प्राकृत थी, और राजकीय आदेश भी इसी का प्रयोग इसमें किया जाता था, क्योंकि लोगों को कम से कम समझ में आए। क्योंकि अगर मान लिया जो शिलालेख हैं और सारी चीज़ें हैं संस्कृत में लिखवा दी गई, तो फिर उसका क्या फ़ायदा कि अधिकतर लोग उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मौर्य साम्राज्य में केवल शाही परिवार के लोग ही प्रशासन में भाग लेते थे। ठीक है। दूसरा कथन है, चाणक्य जैसे सलाहकार सम्राट के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और तीसरा कथन है, अधिकारियों और दूतों की नियुक्ति साम्राज्य के संचालन हेतु की जाती थी। कौन सा इसमें से सही है? तो मौर्य समाज में केवल शाही परिवार के ही लोग प्रशासन में भाग लेते थे, ऐसा नहीं है। प्रशासन में बहुत सारे लोग होते थे, उनके जो जैसे मान लिया राजा है तो उसका सहयोगी है, उसके अमात्य हैं, और जो अमात्य हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता था? वो होता था उपधा परीक्षण से। एक बार पूछा गया कि उपधा परीक्षण क्या होता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक टाइप का टेस्ट होता था
इसी से जो मंत्री होते थे, महामात्य होते थे या विभागाध्यक्ष होते थे, उनका सिलेक्शन होता था उपधा परीक्षण से ही। और बहुत सारे मंत्रालय थे, जैसे कि मुद्राध्यक्ष है, रूप दर्शक है, शून्याध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, कोतवाली, इस तरह से काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मौर्य साम्राज्य में दी गई हैं। तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा, केवल शाही परिवार ही उसमें भाग नहीं लेता था। मौर्य साम्राज्य में शाही परिवार के साथ साथ सलाहकार, अधिकारी और आम कर्मचारी भी शामिल होते थे, और चाणक्य जैसे विद्वान सम्राट के नीति निर्माण में भाग लेते थे, और उन्हें साम्राज्य में कई स्तरों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य साम्राज्य में सड़कें और कुएं केवल सैनिक उपयोग के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा कथन दिया गया, अशोक ने लोगों की भलाई के लिए सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण कराया था, और अशोक ने मानवों के साथ साथ पशुओं के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था कराई थी। कौन सा सही है? तो देखिए, केवल सैनिकों के उपयोग के लिए कुछ नहीं हुआ था, वो जो भी मौर्य साम्राज्य में अशोक के जो भी काम है, जो धर्म है उनका, वो आम लोगों के लिए ही था, उनके जो एथिकल चीजें थी उसके लिए था। तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही होगा। तो मौर्य साम्राज्य में सार्वजनिक सुविधाएं जैसे कुएं, सड़कें आम जनता के लिए भी थी, और अशोक ने धम्म के सिद्धांत के अनुसार जन कल्याणकारी कार्य करवाए, और अशोक के आदेश पर ही पशुओं के लिए भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में एक ही प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। दूसरा कथन है, केंद्र से दूर स्थित प्रांतों में राजकुमार को शासन सौंपा जाता था, और साम्राज्य में संदेशों के आदान प्रदान हेतु दूतों और संदेश वाहकों का प्रयोग होता था। कौन सा सही है? तो एक ही प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था से समाज जो कोई भी साम्राज्य नहीं चलता, अलग अलग टाइप की व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि अशोक के टाइम में 5 प्रांत उन्होंने बना के रखे थे, तो नाम मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चीज़ें आपको याद होंगी, कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे पहला जो प्रांत था उसका नाम है प्राची, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या है? वो है पाटलिपुत्र। और दूसरा जो प्रांत है उसका नाम है कलिंग, इसकी राजधानी कहाँ है? तोसली है। और तीसरा जो प्रांत है उसका नाम है दक्षिणापथ, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वो अवंती या उज्जैनी या उज्जैन, इस तरह से थी। और जो चौथा प्रांत था अशोक का, उसको कहा जाता था अवंती रथ, इसकी जो राजधानी थी वो अवंती थी। सॉरी, देखिए, दक्षिणापथ की राजधानी मैंने गलत बता दिया आपको। दक्षिणापथ की राजधानी क्या होगी? सुवर्णगिरी होगी, सुवर्णगिरी। ठीक है, अवंती रथ की राजधानी अवंती या उज्जैनी या उज्जैन, इस तरह से थी। और उत्तरापथ पांचवा स्टेट था इनका, उसका की राजधानी क्या था? तक्षशिला। ठीक है, तो ये 5 जो राज्य थे अशोककालीन, इतने सारे प्रांत थे जो बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसमें पहला कथन, मौर्य साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, जैसे कि पाटलिपुत्र और तक्षशिला में, और दूर दराज के क्षेत्रों में राजकुमारों या राज्यपालों को शासन सौंपा गया था, और संदेश वाहक और दूत कानून व्यवस्था और प्रशासन की जानकारी सम्राट तक पहुंचाते ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 सही होगा, पहला ये जो दिया गया ये गलत होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे